हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 153। इससे पहले इस कहानी के 152 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आप सब ने पढ़ा था, दक्ष ने दिया की मांग भर दी। ऐसे ही दक्ष ने दिया को मंगलसूत्र भी पहना दिया और तभी पंडित जी उन दोनों की तरफ देखकर बोलते हैं कि शादी संपन्न हुई। वर और वधू बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तभी वहां पर दो आदमी आते हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसने करवाई है ये शादी? हम नहीं मानते इस शादी को। तो चलिए देखते हैं आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है। शर्मा जी ने भी थोड़ा हैरान होते हुए उन आदमियों को देखा और फिर हैरानी से कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप, ये क्या बकवास कर रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी गुस्से से बोलता है कि अरे, ये वो लड़का नहीं है जो तुम्हारी बेटी को देखने के लिए आया था। ये तो कोई बहरूपिया है जो तुम्हारी बेटी को धोखे से शादी करके ले जा रहा है। वानरसेना को भी समझते देर नहीं लगी कि उनका भांडा फूट चुका है। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी हो गई थी कि दक्ष और दिया दोनों की ही शादी हो चुकी थी। दोनों ही शादी के बंधन में बंध चुके थे। शर्मा जी अब उन दोनों ही आदमियों के पास आकर बोलते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप? यही तो है ना वो लोग जिन्हें आपने हमारी बेटी को देखने के लिए भेजा था। उनमें से एक आदमी बोलता है कि अरे शर्मा जी, मैंने तो आपको ये रिश्ता बताया था ना, और फिर अब मैं ही कह रहा हूँ कि ये वो लड़का नहीं है जो आपकी बेटी को देखने आने वाला था ना, वो कोई दूसरा लड़का है। वो यहाँ तक आ ही नहीं पाया। ये तो कोई बहरूपिया है, बहरूपिया। अब तक तो दक्ष भी मंडप से खड़ा हो चुका था। बंदरों की टुकड़ी तो बस चुपचाप से अब हैरान होकर उन सबको देखे जा रही थी। नील और रुद्र जो दोनों ही गुस्से में बंदरों की टुकड़ी को घूर घूर कर देख रहे थे, तो सब ने ही अब अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। नील उन्हें देखकर धीरे से बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि इसीलिए तो हम लोग तुम्हें गलत काम करने से रोकते हैं, लेकिन तुम सब हमारी बात मानो तब ना। तुम्हें तो बस अपना दिमाग चलाना रहता है। अब हमें भी बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तभी संकल्प धीरे से बोलता है कि अरे बड़े पापा, दिया भाभी भी तो मिलेंगी ना, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? तो नील ने गुस्से में अब संकल्प को घूर कर देखा और संकल्प जो इधर उधर अपनी नजरें फेरने लगता है। तो नील अभी खुद में फिर से बड़बड़ाता है, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी है, 10 नंबरी। आखिरकार शर्मा जी को पता चल ही गया था कि दक्ष वो लड़का नहीं है जो उनकी बेटी को देखने के लिए आया था। ये कोई बहरूपिया है। बाकी कोई अभी कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि किसी को भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए, कि वो अब क्या ही कर सकते थे। तो नील रुद्र को देख रहा था और रुद्र जो नील जय वीरू चुपचाप से खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। शोभित भी अरमान और रूहान की तरफ गुस्से से घूर रहा था, पर किसी के अंदर अभी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई भी अब अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तभी उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा कि अरे शर्मा जी, इतना भी अनजान क्यों बन रहे हो आप, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो। आपकी बेटी तो जानती है ना कि ये लड़का वो लड़का नहीं है जो उसे देखने के लिए यहाँ पर आने वाला था। शर्मा जी ने हैरानी से अब उन दोनों ही आदमियों को देखा। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि अरे ये तो आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड जो उसके कॉलेज में उसके साथ में ही पढ़ता है, आपकी बेटी के साथ कॉलेज में रोज मिलता जुलता भी है। आपकी बेटी तो सब कुछ जानती है ना कि ये कौन लड़का है, वो लड़का नहीं है ये, और आपकी बेटी ने इसे यहाँ पर खुद ही बुलाया होगा। अब आप अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए, आपको सब पता है। ये सारा किया धरा आपकी बेटी का ही है और साथ में आपका भी है। शर्मा जी ने भी अब अपने कानों पर यकीन नहीं किया और फिर उसने दिया की तरफ गुस्से से घूर कर देखा। तो दिया की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसने तो ना जाने क्या क्या नहीं सहा था, फिर भी अब उसी पर ही सब उंगली उठा रहे थे। शर्मा जी ने भी दिया की तरफ देखा तो दिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वो कहना चाहती हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था पापा, मुझे नहीं पता है कि दक्ष यहाँ पर क्यों आया। शर्मा जी का भी गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। उसने फिर से दक्ष की तरफ गुस्से से घूर कर देखा तो दक्ष ने भी अपनी नजरें नीचे की तरफ झुका ली थी, क्योंकि कहने के लिए तो अब दक्ष के पास भी कुछ नहीं था। शर्म तो उसे भी बहुत ज्यादा आ रही थी। तभी शर्मा जी भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि दिया, क्या ये सच है कि तुम इस लड़के को पहले से जानती थी? क्या तुम इसके साथ कॉलेज में पढ़ती हो? ये तुम्हारे कॉलेज का ही कोई दोस्त है? तो दिया की सांसें तो अब पहले से ही अटक रही थी। एक तो इसी बात को लेकर वो इतना ज्यादा शॉक्ड में थी कि उसकी शादी दक्ष से हो रही है, और फिर दूसरा जो उसके पापा के सवाल थे जो उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहे थे। दिया के पास तो जवाब ही नहीं था कि वो इतनी लंबी बात को अपने पापा को कैसे समझाती, और फिर इस बात का तो उसे खुद भी नहीं पता था कि दिया भी अब कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी दिया के पापा ने फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि दिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना,
क्या तुम उस लड़के को पहले से जानती थी या फिर नहीं, मुझे जवाब दो। अब तक तो दिया ने कुछ भी नहीं कहा था कि शर्मा जी ने फिर से गुस्से से एक चांटा दिया के गाल पर जड़ दिया था और फिर दिया जो लड़खड़ा कर अभी नीचे जमीन पर गिरने लगी थी, लेकिन तभी दक्ष ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और फिर शर्मा जी की तरफ गुस्से से देखकर बोलता है कि दिया नहीं जानती थी कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ, उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ मंडप में उसके साथ बैठा हूँ। आप अपनी बेटी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हैं। शर्मा जी ने भी गुस्से में कहा कि अच्छा, मेरी बेटी मेरी मर्जी, गलती करेगी तो मैं उसे 1000 बार मारूंगा, उस पर हाथ उठाऊंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? दक्ष ने भी थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ कहा कि अच्छा, अब आपकी बेटी आपकी नहीं रही है शर्मा जी, वो मेरी पत्नी बन गई है, इसीलिए मेरा उस पर पहले अधिकार है। कोई मेरी पत्नी पर मेरे सामने हाथ उठाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो शर्मा जी ने भी गुस्से में अब दक्ष की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से से कहा कि तुम जैसा झूठा इंसान, फरेबी इंसान, मक्कार इंसान मुझे समझाएगा कि मुझे बताएगा कि मुझे मेरी बेटी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, मैं उस पर हाथ उठा सकता हूँ या फिर नहीं उठा सकता हूँ। तो दक्ष अभी कुछ और कहता उससे पहले ही वहाँ पर जय, वीरू, नील और रुद्र भी आ जाते हैं। रुद्र ने भी शर्मा जी को समझाते हुए कहा कि शर्मा जी, ये हमारा ही बच्चा है और फिर उसकी तरफ से हम सब आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमारे बेटे को भी माफ कर दीजिए। इतना कहकर वानर सेना ने भी शर्मा जी के सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे। बंदरों की टुकड़ी को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और बहुत ज्यादा गिल्ट भी फील हो रहा था, क्योंकि वानर सेना किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ती थी, लेकिन स्थिति को नाजुक देखते हुए उन्हें यही सही लगा था कि अभी वो अपनी गलती को मान ले। तो शर्मा जी अब और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। शर्मा जी हैरानी से जय को ही देख रहे थे और जय ने भी हाथ जोड़कर फिर से कहा कि शर्मा जी प्लीज समझने की कोशिश करो, आप, ये मेरा ही बेटा है, दक्ष नाम है इसका, और फिर आप तो कितनी बार मिले हो इससे, वीरू का बेटा है ये, आप तो जानते नहीं हो क्या? मैं जानता हूँ मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो हमें पता नहीं पाया कि वो दिया से प्यार करता है, दिया से शादी करना चाहता है और फिर खुद ही शादी करने के लिए यहाँ पर आ गया। ऐसा नहीं था कि हम दक्ष को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देंगे, हम उसे कोई सज़ा नहीं देंगे, लेकिन हाँ, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कि सबके सामने हम उस पर हाथ उठाएंगे, उसे मारेंगे और सबके सामने उसे बेइज्जत करेंगे। तो शर्मा जी ने भी गुस्से में जय की तरफ देखकर कहा कि शेखावत साहब, गरीब हूँ मैं लेकिन इज्जत मैं भी रखता हूँ। आपके बेटे ने जो कुछ भी किया है ना, उसे धोखाधड़ी कहते हैं। धोखा दिया है इसने हमारे परिवार और हमारी बेटी को। चाहूँ तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके इसके अरेस्ट भी करवा सकता हूँ। वीरू ने भी शर्मा जी की हालत को समझते हुए धीरे से और प्यार से अपने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अरे शर्मा जी, हमें अपनी गलतियों का पूरा एहसास है, हम जानते हैं कि हमारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती करी है, गलती हमारी ही है, हम अपने बेटे के दिल की बात समझ नहीं पाए, लेकिन अब आप यकीन मानो हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, उसे परी की तरह अपने घर में रखेंगे। शर्मा जी ने भी गुस्से में कहा कि आपका बेटा है ना, अगर आपकी बेटी होती तो आपको मेरा दर्द महसूस होता, तब आपको पता चलता किसी बाप के सामने उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो तो क्या लगता है। ये आपका बेटा है ना, इसीलिए आप तो अपने बेटे का ही पक्ष लेंगे, और अगर आपके साथ ये धोखाधड़ी होती ना, तब आपको पता चलता कि कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है जब हमारे साथ धोखाधड़ी कोई करता है। आपको याद है ना, 4 साल पहले आपके मैनेजर ने आपके साथ धोखाधड़ी करी थी और फिर आपने उसे जेल तक भिजवा दिया था, कितना ज़्यादा मारा था आपने उसे। तो बताइए फिर मैं आपके बेटे के साथ क्या करूं, क्या सजा दूं मैं आपके बेटे को? अब सब चुप हो गए थे, किसी के पास अब शर्मा जी के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि गलती तो अब दक्ष ने ही की थी, उनकी बेटी के साथ बिना किसी को बताए शादी करके। रुद्र ने एक बार फिर से बंदरों की टुकड़ी की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और फिर बंदरों की टुकड़ी फिर से सिर झुकाकर चुपचाप से खड़ी हो जाती है। शर्मा जी ने भी फिर से कहा कि अच्छा, अब चुप क्यों खड़े हैं आप सब, बताइए ना, सवालों का जवाब दीजिए मेरे कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं भी धोखाधड़ी के साथ इस इंसान के साथ अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर दूं, या फिर पुलिस बुलाकर इसे हमेशा के लिए जेल की चक्की पिसवाऊं? बताइए, अब जो आप बताएंगे ना मैं वही कर दूंगी। क्या करूं मैं, अब बताइए ना आप हमें। तो अब वृंदा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वृंदा गुस्से में बोलती है कि शर्मा जी बस बहुत हो गया है, जो लोग आपके सामने हाथ जोड़कर अपनी नजरें नीचे करके खड़े हैं ना, सारा शहर उनके सामने हाथ जोड़ता है, उनके सामने सलामी ठोकता है, और अब ये बात आप अच्छे से समझते हैं और आपको हर चीज़ पता भी है। और ऐसा क्या कर दिया है मेरे बेटे ने जो आप मेरे बेटे को पुलिस में देने की बात कर रहे हैं, पुलिस में देने के लिए तैयार हो गए हैं? अगर इतना ही शौक है ना तो बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखती हूँ कि मेरे बेटे को यहाँ से कौन लेकर जाएगा। मैं अपने बेटे का केस खुद ही लड़ लूंगी। आपकी बेटी बच्ची नहीं है शर्मा जी, बड़ी हो गई है, बड़ी, अपनी शादी का डिसीजन वो खुद ले सकती है। और अगर आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुश है, वो मेरे बेटे से प्यार करती है, अपनी जिंदगी उसके साथ जीना चाहती है,
है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हाँ, मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे आपको लॉ समझाने की ज़रूरत है। इतने समझदार तो आप खुद भी हैं कि आपकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। वानरसेना तो अब हैरानी से वृंदा को ही देखने लगती है। वृंदा तो अपने फॉर्म में आ चुकी थी। शर्मा जी को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने भी अपनी बेटी की बाजू पकड़ी और फिर उसे मंडप से हल्का सा खींचकर आगे की तरफ लेकर आए और फिर गुस्से से चिल्लाता हुआ बोलता है कि सही कहा वृंदा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अपने बाप से भी झूठ बोलने लगी है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ साजिश करने लगी है, बिना अपने बाप की कोई भी इज्जत की परवाह करे। इसीलिए मुझे अब इस लड़की से कोई मतलब भी नहीं रखना है। मैं नहीं चाहता इसका कोई भी रिश्ता मेरे साथ रहे। आज से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई है। इतना कहकर शर्मा जी ने दिया की बाजू पकड़कर उसे वृंदा की तरफ फेंकते हुए कहा कि पकड़ो अपनी बहू को, और हाँ, आज से इसका कोई बाप नहीं है। इसके लिए मैं मर गया हूँ और मेरे लिए ये मर गई है। दिया गिर जाती, लेकिन उससे पहले ही वृंदा ने उसे संभाल लिया। वृंदा की भी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। अब शर्मा जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे सब, लेकिन शर्मा जी ने तो जैसे कसम ही खा ली थी कि वो अब समझेंगे ही नहीं। वो किसी की भी बात पर यकीन नहीं करेंगे, ना ही किसी की बात सुनेंगे। शर्मा जी ने फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि दिया की माँ, अब हमारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, चलो यहाँ से, हमारा यहाँ पर कोई भी नहीं है। शर्मा जी अब दिया की माँ और उसका भाई तीनों ही वहाँ से जाने लगे और विद्या जो रोती रोती अपने माँ पापा को रोकते हुए बोलती है कि रुक जाइए पापा, रुक जाइए ना मम्मी पापा, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि दक्ष के साथ मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी दक्ष से हो रही है। हमें नहीं पता था कि हमारे घर पर कौन लड़का हमें देखने के लिए आया था। पापा एक बार रुक जाइए, हमारी बात तो सुन लीजिए। लेकिन दिया के पापा तो जैसे, उसने तो अभी कसम खा ली थी, उसे उसके रोने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दिया की माँ की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। उसका भाई भी बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, लेकिन अपने पापा की जिद के आगे वो दोनों दिया को संभाल नहीं रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही अपने बाप से बहुत ज्यादा डरते थे। इसीलिए चुपचाप से अपने पापा के साथ जा रहे थे। दिया की फैमिली चलते चलते गार्डन तक आ गई थी और फिर दिया जो अपना भारी भरकम सा लहंगा संभालते हुए उनके पीछे पीछे भाग रही थी, मगर उनकी फैमिली कोई रुक ही नहीं रहा था। अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती रहती है दिया, लेकिन शर्मा जी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। मजाल है जो किसी ने भी पलट कर दिया की तरफ देखा तक हो। तो दिया की माँ का मन तो अभी कर रहा था कि वो अभी दिया को अपने गले लगाकर फूट फूट कर रो ले, क्योंकि वो जानती थी उसकी बेटी की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो ऐसा अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। दिया भागते भागते गिर गई, लेकिन दिया के पापा ने पलटकर एक बार भी दिया की तरफ नहीं देखा। दिया वहीं पर लेटकर जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन दिया के पापा को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया और फिर सब बाहर की तरफ आ गए और फिर सब दिया को वैसे ही चिल्लाते हुए देख रहे थे। सबको दिया पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। तभी वानर सेना की बीवियां जिया, वृंदा, शिखा सब मिलकर दिया को संभालने की कोशिश कर रही थी, उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिया तो किसी से भी संभाल नहीं रही थी। उसे तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। दिया के पापा अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ फार्म हाउस के मेन गेट से बाहर जाते उससे पहले ही रुद्र ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि शर्मा जी, एक और कदम अगर आपने इस फार्म हाउस से बाहर रखा ना तो सच कहता हूँ आप मेरा रुद्र रूप देख लेंगे, जो कि सच में बहुत ही भयानक होता है। ये सुनते ही शर्मा जी एकदम से रुक गए। जैसे ही शर्मा जी रुके वैसे ही दिया की जान में जान आ जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका परिवार हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहा है और शायद अब कभी भी उसके परिवार से उसकी मुलाकात नहीं होगी। रुद्र से भी दिया की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए रुद्र ने शर्मा जी को रुकने के लिए यही तरीका निकाला था। तो शर्मा जी ने भी पलटकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी गुस्से में कहा कि शर्मा जी, आप अपनी बेटी की विदाई करेंगे, उसे आशीर्वाद देंगे, उससे पहले आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, समझे। आप अगर कहीं भी जाएं तो बहुत बुरा होगा। शर्मा जी ने भी गुस्से में कहा कि मिस्टर प्रताप, आप मुझे रोकेंगे। रुद्र भी अब थोड़ा सा आगे आया और फिर उसने अपने हाथ बांध कर कहा कि हाँ मैं रोकूंगा आपको। तो नील रुद्र के पास आने ही वाला था कि तभी रुद्र ने नील को अपना हाथ दिखाकर वहीं पर रोकते हुए कहा कि बस नील, कुछ लोग प्यार से नहीं मानते हैं ना, तो उन्हें यही भाषा समझ में आती है, तो फिर हमें उन्हें ये भाषा दिखानी ही पड़ती है। हम इतनी देर से उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे, उन्हें अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और तो और उनकी बेटी उनके लिए बिखल कर रो रही है, लेकिन इन्हें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे समझेंगे, इन्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। शर्मा जी ने भी गुस्से में रुद्र की तरफ देख रहे थे और फिर रुद्र जो एक अकड़ के साथ बोला कि सुनाई दिया शर्मा जी आपको मैंने क्या कहा, जब तक आप अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर विदाई नहीं करेंगे तब तक आप इस फार्म हाउस से कहीं भी नहीं जा सकते हैं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। शर्मा जी भी थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि आप होते कौन है मुझे रोकने
रोकने वाले, और हाँ वैसे आप रोकेंगे कैसे, हमें भी तो ज़रा पता चले। तो रुद्र ने भी हंसकर कहा कि अरे शर्मा जी, अगर मैं आपके बेटे पर धोखाधड़ी का केस कर दूँ तो, और अगर मैं आपके बेटे को जेल भिजवा दूँ तो क्या होगा। सोचो ज़रा, अगर आपके घर में कोई आग लग जाए तो फिर सोचिए, आपके बैंक बैलेंस में अगर जितने भी पैसे हों वो एकदम से उड़ जाएं तो क्या करेंगे आप, क्या होगा आपका परिवार का। और ये सुनकर तो शर्मा जी थोड़ा सा हैरानी से अब रुद्र को देख रहे थे। उनके तो जैसे शब्द उनके मुंह में ही चले गए हैं। नील अभी रुद्र की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है कि रुद्र, ये क्या बदतमीजी है, अब वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो रुद्र ने भी नील का हाथ दिखाकर फिर से कहा कि रिश्तेदार हैं, लेकिन रिश्तेदारों जैसी बातें तो नहीं कर रहे हैं ना, हम भाई किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं, ये इनको भी पता है और सबको पता है, लेकिन फिर भी इनके सामने हमने अपने हाथ जोड़े थे ना, लेकिन इन्हें हमारी उदारता नजर नहीं आ रही थी। अब इन्हें जिस भाषा में समझ में आता है ना, मैं इन्हें उसी भाषा में समझा रहा हूँ। अब तुम ना चुप ही रहो। मुझे समझ में नहीं आता है कि इन्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है, इस बात का कि बच्चों ने मिलकर इन्हें बेवकूफ़ बना दिया, या फिर इस बात का कि उनकी बेटी की शादी उनकी पसंद से हो गई है, या फिर उन्हें इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सुनते ही शर्मा जी की आंखें भी बाहर आ गई और वो अपनी आंखें फाड़े बस रुद्र को ही देखे जा रहे थे। और ये बात तो शर्मा जी भी नहीं जानते थे कि उन्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है। आखिर सच ही तो कहा था रुद्र ने। शोभित भी अब आगे आता है और फिर शर्मा जी की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ तो बताइए ना शर्मा जी, क्या सोचा है आपने, आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है, किस बात पर आप इतना ज़्यादा नाराज़ हैं अपनी बेटी से। शर्मा जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो रुद्र ने फिर से कहा कि शर्मा जी जरा दिमाग से सोचिए ना आप, क्या आप सारी ज़िंदगी दक्ष जैसे लड़के से अपनी बेटी की शादी कर सकते थे, क्या इतना अच्छा लड़का आपको कहीं मिल सकता था, नहीं ना। लेकिन फिर भी आपकी बेटी के नसीब में एक अमीर खानदान की बहू बनना लिखा हुआ था, वो इतने अच्छे परिवार में जा रही है, वो भी बिना किसी दहेज के। लेकिन आपसे तो अपनी बेटी की खुशियाँ भी नहीं देखी जा रही हैं, उसे तो बस आपको रुलाना ही है। आप चल दिए अपनी बेटी से मुँह फेर कर, उसके साथ रिश्ता तोड़कर। एक बार अपनी बेटी की तरफ तो देखिए, कैसे आपके लिए बिखल बिखल कर रो रही है। शर्मा जी ने भी अब अपनी बेटी की तरफ देखा। तभी शोभित ने फिर से कहा कि मिस्टर प्रताप छोड़िए ना, शर्मा जी ऐसे इंसान नहीं है, वो ऐसे नहीं मानेंगे। आपने जो पहले वाला तरीका निकाला है ना, मुझे वो बिल्कुल सही लग रहा है, वही बिल्कुल सही है। खुशी से ना सही लेकिन मजबूर होकर तो अपनी बेटी को विदा करेंगे ही, अपनी बेटी को आशीर्वाद तो दे ही देंगे। नील ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर रुद्र और शोभित की तरफ घूर कर देखा और फिर गुस्से में कहा कि तुम दोनों से कोई भी काम तरीके से नहीं होता है क्या, फिर बच्चे उल्टे सीधे काम करते हैं तो उन पर गुस्सा करते हो, अपना अब तरीका नहीं देख रहे हो, कैसा तरीका अपना रहे हो। मुझे जरा ये बताओ, जब तुम दोनों ही शांति से काम नहीं लोगे तो क्या हम बच्चों से क्या उम्मीद ही कर सकते हैं अपने, तो वो लोग तो बिगड़ेंगे ही। रुद्र भी कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने रुद्र को उंगली दिखाकर शांत रहने का इशारा किया और फिर शर्मा जी के सामने जाकर बोलता है कि देखिए शर्मा जी, मैं इन सबके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ आपसे, जो हो गया है सो हो गया है, अब उस पर आप मिट्टी डालिए, वो सब कुछ शांति से निपटा लीजिए। अब अपनी बेटी को खुद खुशी खुशी विदा कर दीजिए। हमारे दक्ष में कोई कमी नहीं है, ना पैसों से कमी है, ना ही स्मार्टनेस में कोई कमी है। सिर्फ यही गलती हो गई है इससे कि उसने झूठ बोलकर आपकी बेटी से शादी कर ली है और फिर उसके लिए हमारा पूरा परिवार आपसे माफ़ी भी मांग रहा है। आप प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दीजिए। शर्मा जी अभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, उनका गुस्सा तभी थोड़ा सा शांत हुआ और फिर तभी बंदरों की टुकड़ी भी आके आई और वो भी हाथ जोड़कर बोलती है कि मान जाइए ना अंकल प्लीज़, गलती तो हमारी ही है ना, आपकी बेटी की कोई गलती नहीं। आप अपनी बेटी को क्यों सजा दे रहे हैं, उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी दक्ष से हो रही है। यकीन मानिए आपकी बेटी को कुछ भी नहीं पता था, वो कुछ नहीं जानती थी, उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी शादी दक्ष से हो रही है जिसे वो शायद दिल ही दिल पसंद करती है। शर्मा जी ने भी अब अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहती हो कि हाँ माफ़ कर दीजिए ना, शायद यही हमारी बेटी के लिए बिल्कुल सही है। इतना खानदानी लड़का हम शायद अपने सपने में भी नहीं ढूंढ सकते थे अपनी बेटी के लिए। आखिरकार सबके कहने पर शर्मा जी को मानना ही पड़ा और फिर थोड़ी देर के बाद दिया की विदाई भी पूरी रस्मों के साथ हो गई थी। लेकिन दिया का रोना अभी भी कम नहीं हो रहा था। एक तो उसके पापा उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और फिर दूसरा उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि सच में उसकी शादी दक्ष से हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिया भी दक्ष से प्यार करती थी। कहीं ना कहीं दिया दक्ष को धोखे को लेकर भी थोड़ा सा परेशान हो रही थी। करीब 1 घंटे के बाद दक्ष दिया को लेकर अपने घर की चौखट पर आकर खड़ा हो गया था। वृंदा जिया दोनों ही गुस्से में दक्ष को ही घूर रही थी और फिर दिया जो उसने तो अभी नजर उठाकर किसी को भी नहीं देखा था, वैसे भी वो दक्ष की फैमिली को नहीं जानती थी। उसे क्या पता था कि जिया और वृंदा का नेचर कैसा है, क्या वो उसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेंगी भी या फिर नहीं। उसे तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, उसे लगा था कि शायद अभी उसे
न जाने कितने मुश्किलों के पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। इधर सचादेवा फैमिली और प्रताप फैमिली भी अपने अपने घर जा चुकी थी। अब तो सब कुछ दक्ष को अकेले ही झेलना था। दक्ष अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर भी रहा था और फिर उसने भी अपनी कमर कस ली थी कि अब तो उसे सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी बैंड बजने ही वाली है। जिया दिया और दक्ष की आरती उतार रही थी और फिर दक्ष उसकी तो सिट्टी पिट्टी एकदम से गुम हो चुकी थी। इतना तो वो अच्छे से समझ ही गया था कि आज बीवी के सामने वो पिटने वाला है और बहुत ही ज़्यादा पिटने वाला है, और फिर शायद कमरे में जाकर बीवी से भी वो पिटने वाला है। आज तो उसका कचुम्बड़ निकलने ही वाला है। जिया और वृंदा पूरी रीति रिवाज के साथ दक्ष और दिया का स्वागत कर देती हैं और फिर दिया ने भी रोली की थाली में पैर रखकर गृह प्रवेश कर लिया और चावल से भरे हुए कटोरे पर पैर मारकर अपने कदमों से दक्ष के घर में रख दिया। और फिर वृंदा जो गुस्से में अभी भी दक्ष को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी और फिर तभी दक्ष अपनी नजरें इधर उधर चुरा रहा था। तभी वृंदा ने नियति से कहा कि अपनी भाभी को अंदर लेकर जाओ। नियति और रूही जैसे ही दिया को अंदर ले जाने को हुई कि तभी जय थोड़ा सा सख्ती से बोलता है कि ऐसे कैसे अंदर लेकर जाओगी, अकेला दक्ष ही मार क्यों खाएगा? इन दोनों लड़कियों ने भी तो हमसे झूठ बोला है ना, हमसे इतनी बड़ी राज की बात छुपाई है, अपने भाई के साथ दिया है, अपने भाई के साथ मिलकर ये सारे कांड किए हैं इन लोगों ने, इन्हें भी तो बराबर की ही डांट पड़नी चाहिए ना। तो दोनों ही बहनों के चेहरे पर तो अब हवाइयां उड़ गई थी। तो वहीं दक्ष भी अब अपनी ही बहनों को देख रहा था। तो वहीं दोनों बहनें बेचारी चुपचाप से अब अपने पेरेंट्स के सामने नजरें झुकाकर खड़ी रहती हैं। दोनों को ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लग रहा था। जय ने भी नियति और रूही से कहा कि अच्छा तो तुम दोनों से ही मैं पूछ रहा हूँ, क्या सोचकर तुमने अपने भाई के कांड में शामिल हो गई थी? क्या सोचा था तुमने कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? एक बार हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? अगर वही नील बातों को नहीं संभालता तो वहाँ पर जानती हो ना कि बात कितनी ज़्यादा बिगड़ जाती। तो नियति और रूही अब दोनों ही अपना सर झुकाकर खड़ी रहती हैं। दोनों ही अब कुछ भी नहीं बोल रही थी और फिर तभी जिया ने भी थोड़ा सा गुस्से से उन दोनों को डांटते हुए कहा कि अभी तो तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई है और फिर तुम दोनों जो अभी अभी से ही अपने अपने पतियों की बातों को मानने लगी हो, अपनी पतियों के साथ खड़ी रहती हो। एक बार अपने पतियों को समझाने की कोशिश नहीं करी तुम दोनों? वो जो कह रहे थे वो गलत है। बंदरों की टुकड़ियों ने भी मिलकर पूरी बारात तैयार कर ली थी और किसी ने भी हमें कुछ भी नहीं बताया। अरे जब अपनी ही मर्जी से शादी करनी है तो ठीक है, फिर हम लोगों को क्या फ़ायदा है? अपनी अपनी मर्जी से ही खुद शादी कर लो। हम तो बस तुम लोगों को अपने घर में रहने के लिए दे रहे हैं, इसके अलावा हमारा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। वरना हम लोगों को भी अब मजाल नहीं है कि हम अपने बच्चों से जरा सा भी उम्मीद कर लें। हमें भी अब कोई उम्मीद नहीं है तुम लोगों से। वृंदा ने भी दक्ष की तरफ गुस्से से देखकर कहा कि और तुम जिसे कहते हो ना, हम उससे तुम्हारी शादी खुद ही कर देते लेकिन तुमने तो हमें बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। गलती तो हमारी ही है। जब अंशिका से तेरी सगाई टूटी थी ना, तब ही तेरे गाल पर 2 चांटे मारने चाहिए थे हमें। तभी तो सच बोलता तू कि तेरे अंदर क्या चल रहा है इस वक्त। अंशिका की सगाई भी तूने ही अपने ही दिमाग लगाकर तोड़वाई थी और फिर अब सब ने मिलकर अलग ही कांड कर दिया। तुम बंदरों की टुकड़ी भी न पता नहीं कहां से आ गए हो इतना उधम मचाने के लिए। आखिरकार जिया फिर से बोलती है कि अब बस भी करो ना, जो हो गया सो हो गया। क्यों इन्हें इतना ज़्यादा डांटने लगे हो तुम सबके सब? गलती हमारी भी तो है ना। अगर दक्ष ने अंशिका से शादी तोड़ी थी तभी हमें समझ लेना चाहिए था कि ये किसी और से प्यार करता है और फिर शायद इसी वजह से इसने अंशिका से शादी करने के लिए मना कर दिया है। लेकिन हमने तो उससे पूछना जरूरी ही नहीं समझा था ना, और फिर इसने हमें बताया भी नहीं। तो दक्ष ने भी जिया की तरफ देखा और फिर अपनी दोनों बाहें फैलाकर जिया को अपने गले लगाकर थोड़ी सी नौटंकी करते हुए बोलता है कि हाँ बड़ी माँ, एक आप ही हो तो जो मेरे दर्द को समझ सकती हो, जो मुझसे प्यार करती हो, वरना तो कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है। जिया ने भी खींचकर एक थप्पड़ दक्ष के गाल पर जोर से लगाकर कहा कि हाँ समझती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं समझता है तू। देखा ना तेरी शादी में कितना ज़्यादा हंगामा हो गया ना। सोचा था कि एक ही बेटा है हमारा, पता नहीं कि क्या क्या कर डालेंगे हम तेरी शादी में, लेकिन तूने तो हमारे सारे पैसे ही बचा दिए, सारे सपनों पर पानी ही फेर दिया हमारी। ये सुनकर अब कहीं ना कहीं सबके चेहरे पर भी हल्की सी हंसी आ गई थी। तो जिया ने भी फिर से सबको देखकर कहा कि जाओ नियति, रूही, दिया को लेकर उसके कमरे में चली जाओ, तो वो थोड़ी देर आराम कर ले, बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना बेचारी। कितना भारी सा कपड़ा पहना है इसने, वो भी उतरवा देना इसका। बहुत हुआ, जो होना था सो हो गया। अब एक रिसेप्शन पार्टी अच्छे से रखते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि हमारे बेटे की शादी हो गई है और हमारे घर में भी कितनी प्यारी सी परी जैसी बहू आ गई है। जय भी अब हल्का सा नाराज़ होकर थोड़ा सा गुस्से भरी आवाज़ में बोलता है कि हाँ रिसेप्शन तो करना ही पड़ेगा
और बता देना सबको कि हमारा बेटा बहू कैसे लेकर आया था, कितनी नौटंकी करी है इसने और कैसे हमारे घर में बहू आई है। तो जिया ने भी अब जय की तरफ गुस्से से घूर कर देखा तो जय तो अब अपने कमरे में चला गया था। जिया ने फिर से रूही नियति से कहा कि जाओ ना, लेकर जाओ ना अब अपनी भाभी को, अब मेरा मुंह क्यों देख रही हो, बेचारी कब से इंतजार कर रही है, लेकर जाओ, आराम करेगी अपने कमरे में। इधर दूसरी तरफ दक्ष का कमरा, दिया दक्ष के कमरे में खड़ी हुई थी जिसके दिल की धड़कनें अभी डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। कमरा फूलों से सजा हुआ तो नहीं था लेकिन काफी बड़ा था। दिया के दिमाग से कल रात वाली जो कुछ भी हुआ था वो उतर ही नहीं रहा था, वो सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी दक्ष भी कमरे में आया और फिर उसने दिया को पीछे से अपने गले लगाकर अपना चेहरा दिया के गाल पर छुपाकर थोड़ा सा रोमांटिक होते हुए दिया को किस करना चाहा, लेकिन अगले ही पल दक्ष ने भी महसूस किया कि दिया अभी थोड़ा थोड़ा रो रही है। दक्ष अभी कुछ और रिएक्ट करता उससे पहले ही दिया ने घूमकर दक्ष के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए गुस्से में उसे घूरा और फिर गुस्से से कहा कि कर ली ना आपने अपनी मनमानी, अब तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ना कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, बन गए ना आप महान, बना दिया ना मुझे सबके सामने बेवकूफ और मेरे पापा की सबके सामने बेइज्जती कर दी ना आपने, अब तो हो गए ना खुश, तो मिल गया ना तुम्हारे दिल को सुकून जो तुम्हें चाहिए था। तो दक्ष तो भी हैरानी से गौर से दिया को ही देखे जा रहा था, उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर दिया जो गुस्से में दक्ष को ही घूर रही थी। दक्ष बोलता है कि दिया मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका बहुत ज़्यादा गलत था, मैंने जो भी किया है वो बहुत गलत तरीके से किया है, लेकिन मैं क्या करता, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। तो दिया बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो दुनिया वालों के सामने मेरा मजाक बना दोगे, मुझे सबके सामने बेइज्जत करोगे, सबके सामने मेरी हंसी उड़वाओगे आप, अगर मैं आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो दक्ष को तो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। दक्ष ने अभी दिया की तरफ देखा और फिर उसे समझाते हुए कहा कि प्लीज़ मजाक नहीं बनाया है मैंने तुम्हारा, सबके सामने इज्जत के साथ तुम्हें अपने घर पर लेकर आया हूँ अपनी पत्नी बनाकर, और वैसे भी तुम भी ये चाहती थी ना कि तुम मेरे साथ शादी करके मेरी पत्नी बन जाओ, तुम भी तो एक रात पहले मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो गई थी ना, तब तो तुम्हें कोई भी इज्जत की परवाह नहीं थी। अब जब हम दोनों के सबके सामने शादी हो गई है, सबके सामने हम तुम्हें घर लेकर आए हैं, हमेशा के लिए एक रिश्ते में बन गए हैं, तो तुम्हें अब गुस्सा आ रहा है। दिया भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि हाँ आ रहा है गुस्सा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, क्यों नहीं आता गुस्सा मुझे, बोलो कैसे शादी हुई है हमारी, मेरी सबके सामने मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मार दिया, सबके सामने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई है, सबके सामने मुझे इतना ज़्यादा बेइज्जत किया है, सबके सामने मेरा इतना ज़्यादा मजाक बनकर रह गया है, क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में, और ये सब कुछ हुआ है इसकी वजह तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। तो दक्ष को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। दक्ष ने भी दिया की बाजू को जोर से पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए गुस्से में कहा कि अच्छा दिमाग खराब हो गया है क्या दिया, तुम्हारा पागल तो नहीं हो गई हो तुम, 2 दिन पहले मेरे साथ भागने के लिए तैयार थी, मेरे साथ हर कंडीशन में रहने के लिए भी तैयार थी, तब तुम्हारा मजाक नहीं बनता ना, तब तुम्हारे कैरेक्टर पर कोई भी उंगली नहीं उठाता, कोई तुम्हें कुछ भी गलत नहीं कहता, ना ही तुम्हारा कोई भी मजाक बनाता। आई थी ना तुम उस रात को मेरे पास, कहा था ना तुमने कि दक्ष मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ, तुम मुझे भगा कर लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ हर कंडीशन में रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो दिया भी अब गुस्से में बोलती है कि उसके बावजूद भी तुमने मुझे सच नहीं बताया, तुम उस दिन भी तो मुझे सच बता सकते थे ना, ये जानते हुए कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मर रही हूँ, तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ मैं, उसके बाद भी तुमने मुझे उस रात को भी सच नहीं बताया, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे उस रात को सच। तो दक्ष गुस्से में चिल्लाता है कि हाँ नहीं बताया मैंने तुम्हें सच, मुझे डर था कि कहीं तुम ओवर एक्टिंग ना करो, ओवर रिएक्ट ना करने लगो, अपने घर वालों के सामने सच ना बता दो, इसीलिए नहीं बताया था, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, अब हमारी जिंदगी शुरू हो गई है, हमारी शादी हो गई है, फाइनली हम दोनों एक हो चुके हैं, तो तुम्हारे नखरे शुरू हो गए हैं। अब तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा रिस्क लेकर तुमसे शादी करने के लिए आया था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था। देख रही हो ना मेरे घर वाले मुझसे कितना ज़्यादा नाराज़ हैं, कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं मेरे पर, किसी ने भी मुझसे बात नहीं करी है, मेरी दोनों बहनें मुझसे कितना ज़्यादा नाराज़ हैं, और तो और बेचारे मेरे दोस्त, उन बेचारों पर पता नहीं क्या बीत रही होगी, सब मिलकर सिर्फ
सिर्फ मेरी खुशी के लिए तुम्हारे घर पर आए थे। तुम्हारी और मेरी शादी करवाने के लिए उन्होंने अपनी जान भी रिस्क पर लगा दी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम नखरे करने लगी, तुम अब ओवर एक्टिंग कर रही हो मेरे सामने। इतना कहकर दक्ष ने दिया को हल्का सा झटक दिया और फिर दक्ष गुस्से से वहां से निकल गया, क्योंकि वो दिया को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर उसका गुस्सा जो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वहां से चला जाता है। दिया भी चुपचाप से वहीं पर बैठकर रोने लगती है। दिव्या का दिमागी संतुलन ऑलमोस्ट खराब हो चुका था, तो वहीं दक्ष भी गुस्से में अब छत पर चला गया था और फिर गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाने लगा था। उसके दिमाग पर तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा सवार हो चुका था। दक्ष ने भी अब खुद को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब उसे दिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। कहा तो दिया उसके साथ भागने के लिए भी तैयार हो गई थी और फिर कहा घर आते ही उसके तेवर भी बदल गए थे। वो भी उसे ही गुनहगार समझ रही थी अपना, लेकिन दिया गलत नहीं थी अपनी जगह पर। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके चलते कोई भी लड़की अगर होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती जैसा कि दिया कर रही थी, लेकिन दक्ष ने उसे संभालने की बजाय उल्टा उस पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया था। उस पर पहली रात में ही उसने इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया था। थोड़ी देर छत पर बिताने के बाद दक्ष भी नीचे आ गया। नीचे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, क्योंकि कल रात सब कुछ बहुत ज्यादा हंगामा हो चुका था, जिसकी वजह से सब बहुत ज्यादा थक गए थे। दक्ष दूसरे कमरे में गया तो वहीं जाकर फ्रेश हो गया और फिर बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी नींद ही नहीं आ रही थी। उसका दिमाग इधर उधर घूम रहा था, उसकी आंखें बार बार खुलती और बंद होती। तभी उसके कमरे का गेट खुलता है। उसने गेट की तरफ देखा तो वहां पर अभी जय खड़ा हुआ था। जय को देखकर दक्ष एकदम से उठ गया और थोड़ा सा हैरानी से बोलता है कि अरे बड़े पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो जय ने अभी दक्ष की तरफ देखते हुए कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गए? तो दक्ष अभी अपने इमोशंस को छुपाते हुए बोलता है कि बस बड़े पापा, जा ही रहा था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लो। तो जय ने भी दक्ष की बाजू पकड़ी और फिर सोफे पर बैठाते हुए कहा कि दिया से लड़ाई हुई है ना तुम्हारी, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। तो दक्ष बोलता है कि अरे नहीं बड़े पापा, उससे क्यों लड़ाई होगी? मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है दिया से, बस ऐसे ही अभी अभी शादी हुई है ना, इसीलिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए था मुझे। तो जय ने कहा कि अच्छा समझ सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ इतना भी स्पेस नहीं चाहिए तुम्हें, समझे? तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। जितना तुम सोच रहे हो ना, अब बताओ मुझे कि क्या हुआ है, तुम्हारी दिया से लड़ाई हुई है ना? तो दक्ष भी अब सिर झुकाकर बोलता है कि बड़े पापा आपको नहीं बता सकता हूँ मैं। तो जय ने भी हल्के से गुस्से में कहा कि क्यों नहीं बता सकता है तो मुझे? क्या मैं कभी तुम्हारी उम्र में नहीं था क्या मैं कोई लड़का नहीं हूँ क्या? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, आप बताओ मुझे कि क्या हुआ है। तो दक्ष बोलता है कि दरअसल मुझे ना गुस्सा आ गया था, कल जो कुछ भी हुआ था ना उसके चलते वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और फिर मैं गुस्से में उसे हर्ट नहीं कर दूँ, इसीलिए मैं उसके पास में ही नहीं गया, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो जय ने भी दक्ष को समझाते हुए कहा कि बच्चे पता है मुझे, मैं बिल्कुल अनाड़ी था, तुम्हारी तरह ही था, बिल्कुल अनाड़ी था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जिया मुझे कितने ही सालों से एक तरफा प्यार करती थी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैंने उसके प्यार की कदर ही नहीं करी, कभी उसके प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं किया, मगर फिर भी वो अपना प्यार लेकर मेरे पीछे पीछे भागती रही। सोचो जरा, कहाँ मैं एक मामूली सा बॉडीगार्ड था रुद्र सर का, और फिर कहाँ वो जो एक MBBS डॉक्टर थी जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, मेरा और उसका तो कोई मैच भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने प्यार को पकड़ कर रखा था। वो एक उम्मीद भरी नज़रों से वो हमेशा मुझे देखती थी और फिर आखिरकार मुझे उसके प्यार के सामने घुटने टेकने ही पड़े, मैं खुद ही उसके प्यार को एक्सेप्ट कर बैठा था। अब देखो मैं और जिया कितने ज़्यादा खुश रहते हैं एक साथ, हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ था मगर फिर भी हम दोनों के प्यार पर कोई भी असर नहीं पड़ा, हमारी बच्चियां भी हमारे पास नहीं थी, मगर फिर भी हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनकर एक दूसरे के साथ खड़े रहे ना। तो तुम्हें भी अब दिया के लिए ऐसे ही सपोर्टर बनकर खड़ा रहना पड़ेगा, उसकी हर एक चीज़ में उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे प्यार करना पड़ेगा। शादी करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ फिजिकल नीड को कंप्लीट करने के लिए एक पार्टनर मिल गया हो हमें, बल्कि उसका सुख दुख हर वक्त हर चीज़ बांटना पड़ता है, हर इमोशंस को समझना पड़ता है। मुझे अपने बेटे पर इतना तो यकीन है कि वो अपने दिया को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा, उसको सपोर्ट देगा, उसे प्यार करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। दक्ष कुछ बोलता उससे पहले ही जय ने फिर से कहा कि दक्ष समझने की कोशिश करो, तुम कल रात जो कुछ भी हुआ था ना वो दिया के लिए बर्दाश्त करने आसान नहीं है, जो कुछ भी हुआ था वो बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारे लिए छोटी होगी लेकिन उसके लिए नहीं। उसके पापा ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया था जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, वो अपने पापा के लिए इतना ज़्यादा रोती रही बिलखती रही, लेकिन फिर भी उसके पापा ने उसे
माफ़ नहीं किया, एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं, सबके सामने उससे कितना बुरा बर्ताव किया। तुम्हारी गलती होने के बाद भी तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ खड़ी थी ना, और फिर दिया की गलती ना होने के बाद भी उसके पापा, उसकी फैमिली, उनके सब के सामने उस पर हाथ भी उठा दिया और साथ ही साथ उसका साथ भी नहीं दिया। तो तुम खुद ही सोचो, तुम खुद ही बताओ कि ज़्यादा दुख किसे होगा, तुम्हें या फिर दिया को, और शायद इसीलिए वो तुमसे नाराज़ है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारी फैमिली हमेशा से तुम्हारे साथ में खड़ी रही है, बेशक तुमने कितनी भी बड़ी गलतियां कर दी हो, कितना ही बड़ा काम ना कर दिया हो, मगर फिर भी तुम्हारे साथ हम सब खड़े रहे। दिया, उसने तो अपना परिवार छोड़ दिया है ना, बेचारी को कुछ भी नहीं पता था, वो तो बस अपना गुस्सा लेकर कहाँ जाती। बताओ, समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम? अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आगे खुद ही समझदार हो। दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी जय ने भी दक्ष की गर्दन पर हल्का सा हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा कि अब मैं कहना चाहता हूँ कि दिया के पास चला जा, उसे संभाल ले, ओके, और इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। तो दक्ष के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी उठकर उस कमरे से निकल जाता है और फिर सीधा अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके जाते ही जय भी मन ही मन खुद से बोलता है कि ये भी ना अपने बाप पर ही किया है, उसे भी वृंदा के प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं थी, और फिर ये इसे भी दिया की तकलीफ दिखाई नहीं देती है, इसे भी दिया की तकलीफों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर दूसरी तरफ दक्ष जब अपने कमरे में गया तो दिया जमीन पर बैठी बैठी ही सो गई थी। दिया का चेहरा ही बता रहा था कि वो कितना ज़्यादा रोई थी, वो कितना ज़्यादा टेंशन में है और कितना ज़्यादा परेशान है। तो दक्ष के कानों में अभी जय की कही हुई सारी बातें घूम रही थी, बार बार उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी, इसीलिए उसने भी दिया को अपनी गोद में उठाया और फिर बेड पर आकर लेटा दिया। दक्ष ने फिर से धीरे धीरे उसकी सारी ज्वेलरी को रिमूव कर दिया। दक्ष ने फिर दिया को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया और फिर उसके पास लेटता हुआ खुद से बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि आई प्रॉमिस यू दिया, तुम्हारी नाराज़गी जल्द ही दूर हो जाएगी। मानता हूँ मैंने भी गलती करी है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ सचदेवा हाउस में इस वक्त शोभित जो गार्डन में खड़ा हुआ था और वो तीनों भाई बहन शोभित के सामने खड़े हुए थे। रोहान सबसे आगे था, उसके पीछे निशी और उसके पीछे अरमान खड़ा हुआ था। तो तीनों ही अब अपने पापा को बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से बहुत ही ज़्यादा घबरा कर देखे जा रहे थे। तो निशी की तो आंखें भी अब एकदम से हल्की हल्की सी नम हो गई थी। शोभित हाथ बांध कर बोलता है कि हाँ, तो मैं जान सकता हूँ कि ये सब कुछ करने से पहले तुम लोगों ने एक बार क्यों नहीं सोचा, एक बार भी मुझे क्यों नहीं आकर बताया कि अगर भांडा फूट गया तो फिर क्या होगा। तीनों कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस चुपचाप से खड़े रहते हैं। तो शोभित ने इस बार थोड़ा सा गुस्से से चिल्लाकर फिर से कहा कि कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं तुम सबसे, आवाज़ नहीं है क्या तुम सबके मुँह में? रोहान, मैंने सुना है कि तुम इस पर लीडर बने हुए थे, लेकिन तभी शिखा बोलती है कि बस करो ना शोभित, बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसे डांटना अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ सबको अंदर लेकर चलो। तो शोभित ने एक मुस्कुराहट के साथ शिखा की तरफ देखकर कहा कि तो कैसे कैसे डांटो, मुर्गा बना दूं क्या? ये सुनते ही अब तीनों की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और फिर शिखा, उसने तो रोहान की तरफ देखकर ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रोहान बोलता है कि मैं मुर्गा बनूंगा तो मुर्गी तो अरमान को भी बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो मैं भी नहीं बनूंगा मुर्गा। तो शिखा बोलती है कि अरे शोभित, कैसी बातें कर रहे हो आप, प्लीज मान जाओ ना, बच्चों को इतना भी डांटना ठीक नहीं होता है, जो हो गया सो हो गया। वैसे भी दक्ष दिया की शादी हो गई है ना, हमें तो बस इसी चीज की खुशी मनानी चाहिए। तो शोभित बोलता है कि शिखा, तुम ना समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो, हमेशा अपने बच्चों को बचा लेती हो, अगर मैंने इन्हें रोका नहीं ना तो ये सब ऐसे ही उत्पात मचाते रहेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आता है, इन्हें तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता है, ना ही इनके अंदर कोई शर्म है और ना ही इनके अंदर कोई डर है। इन्होंने लड़के वालों को ही भगा दिया और फिर खुद लड़के वाले बनकर शर्मा जी के घर पहुंच गए, और वो भी वहां लीडर बन के, और तो और पूरी बारात भी इन्होंने खुद ही इकट्ठी कर ली मुझसे झूठ बोलकर। मैं भी तो सोचूं कि 2 दिन में हर दूसरा स्टाफ का मेंबर कैसे छुट्टी मांग रहा है, क्यों छुट्टी मांग रहा है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर अब पता चला कि सब मिलकर दक्ष की शादी में जाने वाले थे, वो भी इन दोनों गधों के कहने पर। ये दोनों नहीं, ये तीनों ही खुद को समझते क्या है, और ये हमारी प्रिंसेस है, इसे देखो ना जरा, ये भी ना अपने भाइयों जैसी ही होती जा रही है, अपने भाइयों के साथ प्लान में शामिल होती जा रही है। शिखा फिर से बोलती है कि कितना ज़्यादा डांटोगे शोभित आप,
वहाँ से लेकर यहाँ तक बस डांटते ही लेकर आए हो आप मेरे बच्चों को, प्लीज़ माफ़ कर दो ना अब इन सबको। तो शोभित अभी शिखा को हैरानी से देख रहा था और फिर तभी शिखा भी हल्के से गुस्से में एक्टिंग करते हुए बोलती है कि हाँ हाँ, मेरी बात क्यों मानोगे आप? जब भी आपका मन करता है छोड़कर चले जाते हो मुझे, और फिर आप मेरी बातों को भी नहीं मानते हो। कहने के लिए तो मैं आधी दुनिया को बता रखा है कि आपने, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बीवी बीवी अगर कुछ भी कहती है तो मुझे तो गुस्से में देखने लगते हो, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानते हो आप। इतना कहकर शिखा आंखों में आंसू लेकर वहां से जाने लगी और फिर तभी शोभित ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी मुट्ठियां कस ली और फिर शोभित ने एक बार घूर कर अपने तीनों बच्चों की तरफ देखा और फिर जैसे अभी के अभी उन्हें खा जाएगा, और फिर शिखा के पीछे पीछे जाता हुआ प्यार से बोलता है कि अरे शिखा, शिखा ये क्या बचपना है तुम्हारा? तुम्हें क्या मेरे प्यार पर शक है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? शिखा प्लीज मेरी बात तो सुनो, शिखा शिखा प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार। ये कहते हुए शोभित और शिखा दोनों ही अपने कमरे में आ गए थे। तो वहीं उन दोनों के जाते ही तीनों बच्चों जोरों से चिल्लाते हैं। रूहान हंसता हुआ बोलता है कि माँ ने एक बार फिर से हमें बचा लिया, नहीं तो यार आज सच में हमारी खैर नहीं थी। पापा हम सबको छोड़ते नहीं। अरमान ने कहा कि हाँ यार कुछ भी कहो, हमारी माँ ना मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा, बच्चों का दुख नहीं देख सकती है वो। तो निशी भी हल्की सी मुंह बनाकर बोलती है कि इस बार तो मैं आप दोनों के साथ में दे दिया था मैंने, मगर अगली बार बिल्कुल भी आप दोनों का साथ नहीं दूंगी भाई। और रोहन भाई आपने क्या कहा था कि आप मुझे और अरमान को मुर्गा बनवाएंगे? तो अरमान भी हंसता हुआ बोलता है कि अरे नहीं बहन, मुर्गा नहीं, मुर्गी बनाने के लिए कह रहे थे ये पापा से हम दोनों को। इधर प्रताप हाउस में बंदरों की टुकड़ी जो गार्डन में खड़ी हुई थी और अपनी नजरें इधर उधर झुका रही थी, सबकी यही पनिशमेंट थी कि आज रात को गार्डन में ही बंदरों की टुकड़ी रहेगी, कोई भी घर के अंदर नहीं जाएगा। धैर्य तो धानी को लेकर वहां से निकल गया था, नहीं तो उसे तो बहुत ज्यादा डर था कि कहीं धानी के बारे में भी अब सबको कुछ बताना न पड़ जाए। क्या जवाब देगा वो धानी को लेकर सबको? लेकिन बाकी सबका क्या होगा? उन्हें तो अभी वानर सेना का गुस्सा भी झेलना था। संकल्प थोड़ा सा तेज आवाज लगाता हुआ बोलता है कि बड़े पापा प्लीज बचा लो ना आखिर, वरना मैं दादी को जगा दूंगा, फिर मत कहिएगा कि मैंने दादी को क्यों जगाया है। तो नील जो कि अभी अंदर ही बैठा हुआ था, उसने शुभ और रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि यार बस करो ना, बुला लो ना अंदर बंदरों की टुकड़ी को, बच्चे ही तो है प्लीज। वैसे भी अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिया दक्ष की शादी हो गई है, वो भी अच्छे से निपट भी गई है। और ये सुनते ही रुद्र ने नील की तरफ देखा और फिर हल्के से गुस्से में कहा कि अरे निपट गई है? कैसे अच्छे से निपट गई, जरा तू हमें ये तो बता दे। इसे अच्छे से निपटना नहीं कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा शर्मा जी को डराता नहीं तो शायद वो कभी भी दिया की विदाई नहीं करते और ना ही कभी उसे माफ करते, और फिर दक्ष तो शादी करके भी कुंवारा ही रह जाता, समझा तू? तो नील भी रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि यार तो फिर क्या करें, तो क्या बच्चे ऐसे ही बाहर खड़े रहेंगे क्या पूरी रात? तो निहाल ने कहा कि हाँ 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 हाँ, बाहर ही खड़े रहेंगे बंदरों की टुकड़ी, अंदर आना ही नहीं है इन सबको। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि कल भी पूरा दिन इन्हें घर के बाहर ही रखते हैं, घर के अंदर मत आने देना। बहुत ज्यादा घर के बाहर रहने का शौक है ना, तो अब घर के बाहर ही रहेंगे, इन्हें कोई भी घर के अंदर नहीं लेकर आएगा। अपनी शक्ल ऐसे दिखाते हैं जैसे अब के प्राइम मिनिस्टर हो कहीं के। बाहर खड़े रहेंगे ना तो उन्हें भी जल्दी ही अकल आ जाएगी कि अब कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोच लेंगे। तो नील ने भी शुभ की तरफ देखा तो शुभ भी बोलता है कि सही तो कह रहे हैं जीजू, बिल्कुल सही कहा है जीजू ने, हम भी करते थे लेकिन ऐसे कांड नहीं किए हैं हमने, जैसे ये लोग करते हैं ना ऐसे कभी भी हमने कोई कांड किए हैं क्या? बताओ आप ही, हद हो गई है। पूरी की पूरी बारात इन्होंने नकली ही तैयार कर दी। मानना पड़ेगा संकल्प के दिमाग को जरूरत से ज्यादा ही चलाता है ये, आज रात इसका दिमाग चलना बंद ही हो जाएगा। तो नील भी अब हाथ बांधकर थोड़ा सा गुस्से में काटता है, आखिर बेटा किसका है? तेरा ही तो बेटा है ना, तो तुझसे 2 कदम आगे तो होगा ही। अब बहुत हुआ यार, 2 घंटे से हमारे बच्चे बाहर खड़े हैं, मुझसे नहीं देखा जाएगा, मैं अंदर बुला रहा हूँ सबको। तो रुद्र नील को देखता है तो रुद्र ने अभी कुछ भी नहीं कहा। नील ने कहा कि अभी घर का बड़ा हूँ ना मैं, इसीलिए जो मैं कहूँगा वही होगा, और फिर अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो सच कहता हूँ मुझे इस बड़े वाली पद्धति से हटा दो, मैं नहीं रहने वाला इस बड़ी वाली पद्धति पे, समझे तुम लोग? मतलब क्या सिर्फ नाम का ही मैं बड़ा हूँ, मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ क्या अपने आप? इतना कहकर नील अभी बाहर चला गया और फिर नील को बाहर देखकर तीनों की सांस में सांस आ जाती है। बंदरों की टुकड़ी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर तीनों ही भागते हुए नील के पास आते हैं और फिर तीनों ने ही नील को अपने अपने गले लगाकर कहा कि अरे बड़े पापा, एक आप ही हो ना जो हमारा दुख दर्द समझ सकते हो, जो हमें हर मुसीबत में बचा सकते हो, बाकी और तो कोई है ही नहीं जो हमसे प्यार करता हो, बाकी तो सब हमें खाने के लिए दौड़ते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आता है कि हमने
इतना भी खतरनाक बाप पैदा कैसे कर लिया। नील ने भी हंसते हुए कहा कि मुझे तो यकीन नहीं आता है कि तुम तीनों ने मिलकर इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया, और वो भी धैर्य वो कहाँ पर है? वो भाग गया क्या यहाँ से? वो तो बिना पनिशमेंट के ही बच गया यहाँ से, लगता है अब उसे भी बुलाना पड़ेगा। तो संकल्प ने कहा कि अरे बड़े पापा, वो घर चला गया है ना मामी के पास, वो अकेली थी। और ये सुनते ही नील की आंखें भी हैरानी से फैल गई, और फिर संकल्प ने भी अपनी बातों को सही करते हुए कहा कि अरे बड़े पापा, मेरे कहने का मतलब ये है कि धैर्य को आजकल मामी के सपने आते हैं ना, मामा मामी उनके सपने में आते हैं ना, इसीलिए वो सपना देखने के लिए घर चले जाते हैं। तो नील ने भी हंसकर कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ कांड तो धैर्य भी कर ही रहा होगा, ऐसे अकेले शांत तो वो भी नहीं बैठेगा। खैर छोड़ो, चलो अब अंदर चलो। मैंने तुम्हारे पापा को मनाया तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो तुम्हें कुछ कहेंगे भी नहीं। शांति से बस अपनी नजरें और अपना मुंह दोनों ही बंद रखना, ओके। तो नील भी अब सबको लेकर धीरे धीरे अंदर आ गया था। बाकी की वानर सेना अब उन तीनों को ही गुस्से से खा जाने वाली नजरों से घूर कर देख रही थी। और फिर तभी नील बोलता है कि घूर कर देखने से क्या होगा? क्या हमारे बच्चों को आंखों में संभालोगे क्या तुम तीनों? हमारे बच्चों ने इतने भी बड़े काम नहीं किए हैं जितना कि तुम तीनों इन्हें घूर घूर कर ऐसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे हो, समझे तुम तीनों? तभी रुद्र बोलता है कि हाँ, मुझे तो ये भी लगता है कि इन सब में नील भी शामिल हो गया है। तो नील की आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी। रुद्र ने कहा कि तभी तो ये हर बार बच्चों को बचाने की कोशिश करता रहता है, हर बार इन बंदरों की टुकड़ी को तुम बचा ही लेते हो, कहीं तुम भी इनमें मिले तो नहीं हो। तो नील कुछ बोलता उससे पहले ही उसने महसूस किया कि तीनों बच्चे वहां से भाग गए हैं। तो नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि सब अपने अपने पापा पर ही गए हैं, नौटंकी कहीं के, एक नंबर के नौटंकी बाज हैं सबके सब। तो नील अभी फिर से रुद्र के पास बैठता हुआ प्यार से बोलता है कि यार रुद्र, क्या हुआ क्या है तुझे? करने देना शरारत, कुछ गलती थोड़ी ना किया है, कुछ भी गलत थोड़ी ना किया है हमारे बच्चों ने। जब कुछ गलत करेंगे तब उन्हें हम पनिशमेंट दूंगा, मैं खुद ही दूंगा। इधर दूसरी तरफ दिया कि जब आंखें खुलती हैं तो उसने अपनी आंखों के सामने अभी दक्ष को देखा। उसे एक ही पल में वो सारी बातें फिर से याद आ गई थी कि दिया ने जल्दी से उठकर दक्ष को उठाते हुए गुस्से में कहा कि दक्ष उठो उठो दक्ष, यहाँ पर क्यों लेटे हो तुम? जल्दी से उठो मेरे बिस्तर से। दिया के उठाने से दक्ष उठ गया और फिर दिया ने गुस्से में कहा कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? क्या कर रहे हो तुम मेरे बगल में? तो दक्ष बोलता है कि मेरा कमरा है तो मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा तो फिर कहाँ पर सोऊंगा? तो दिया बोलती है कि दक्ष, मेरा गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है, समझे तुम? तो दक्ष ने भी दिया की कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाकर प्यार से कहा कि अच्छा तो मत करो ना कम, कौन कह रहा है कि तुम अपना गुस्सा कम करो? मैंने कब कहा कि तुम अपना गुस्सा कम करो और मेरे पास आ जाओ? मुझे वैसे भी तुम्हें गुस्से में ही देखना है, तुम ना गुस्से में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो। मैंने तुम्हें आज तक गुस्से में कभी नहीं देखा है ना, और फिर जब देखा तो इतना ज़्यादा गुस्से में देखा कि बाप रे बाप, मैं तो बहुत ज़्यादा डर ही गया था। तो दिया को तो अब दक्ष पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। दिया इतना ज़्यादा रोई थी कि दक्ष के सामने, लेकिन फिर भी दक्ष ने फिर भी दिया की सच्चाई नहीं बताई थी। गलती तो दक्ष ने भी नहीं की थी, वो भी नहीं जानता था कि दिया कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं सच जानकर वो अपनी फैमिली के सामने सब कुछ सच सच न बता दे, इसीलिए उसने सोचा था कि वो शादी के बाद उसे सब कुछ सच बता देगा। लेकिन शादी के बाद तक दोनों की शादी में ही दुनिया भर का ड्रामा जो क्रिएट हो गया था, जिससे दिया के सामने उल्टी टेढ़ी चीज़ें आ गई थी। तो दिया एक बार फिर से दक्ष की बाहों में झटपटाते हुए बोलती है कि दक्ष छोड़ो मुझे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारी बातों से, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तो दक्ष ने भी अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कसते हुए कहा कि अच्छा, छोड़ने के लिए थोड़ी ना शादी की है तुमसे, मैंने हमेशा साथ में रहने के लिए किया है, इतना सब कुछ किया है मैंने, इतना रिस्क लिया है, अपने पापा से डांट भी खाई है, वानर सेना ने भी बहुत ज़्यादा डांटा है, उनसे भी डांट खाई। अब तो तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, अब तो 7 जन्म के लिए तुम्हें मेरा होना ही होगा। और ये सुनते ही दिया की आंखें फिर से बाहर आ गई थी। कल जो कुछ भी हुआ था दिया उसे भूला नहीं पा रही थी, उसके दिमाग में वो सारी बातें अभी भी घूम रही थी। दिया फिर से दक्ष को खुद से थोड़ा सा दूर करते हुए गुस्से से बोलती है कि प्लीज़ मेरे सिर को दर्द मत कराओ, प्लीज़ मुझे तुमसे अभी कोई भी बात नहीं करनी है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दक्ष का भी मूड अब बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तब से दिया को ही वो देखे जा रहा था, जिसकी आंखें अभी भी गीली हो चुकी थी। दक्ष अभी कुछ
कुछ कहता उससे पहले ही दक्ष के कमरे में जिया ने नॉक करते हुए कहा कि दक्ष तुम उठ गए हो क्या। तो जिया की आवाज़ सुनकर दक्ष ने भी दिया को छोड़ दिया और फिर दोनों ही बेड से उतर गए। दिया जो वॉशरूम में चली गई और फिर दक्ष ने भी गेट को खोल दिया। जिया ने दक्ष की तरफ देखते हुए कहा कि दक्ष सब कुछ ठीक तो है ना। तो दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जिया ने भी दक्ष के गाल पर अपना हाथ लगाकर प्यार से कहा कि तो फिर दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ, थोड़ी सी रस्में करनी है, फिर आराम से आराम कर लेना तुम दोनों, ओके। तो दक्ष ने भी जिया की तरफ देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जिया भी पलट कर वहाँ से जाने लगी, लेकिन कुछ सोचकर वो एकदम से रुक गई और फिर से दक्ष को देखकर बोलती है कि दक्ष तुमने अपनी पसंद से शादी तो कर ली है, माँ बाप को नाराज़ भी कर दिया है, दिया के पेरेंट्स भी नाराज़ हो गए हैं तुम दोनों से, तो उम्मीद करती हूँ कि कम से कम तुम अपना और दिया का रिश्ता तो अच्छे से संभाल ही लोगे, कम से कम तुम दोनों आपस में तो नहीं लड़ोगे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जिया वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।